गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और मैं हूं देव। और ये राइड जो मेरी है वो बिहार में चल रही है और मैं हूं बिहार के खूबसूरत से शहर गया में। आज निकला हूं मैं गया के खूबसूरत सी जगह वानावर हिल्स, जो कि हिल्स है। उस हिल के ऊपर भगवान शंकर की एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। एंड यू नो कि हिमालयन है तो आपको ऑफ रोडिंग में बहुत मज़ा आता है। बट आज मेरे साथ हिमालयन नहीं है, फिर भी मुझे ऑफ रोडिंग का मौका मिला है। इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ साथ इस तरफ लेफ्ट में आप देख सकते हैं नदी चल रही है। राइट में बहुत अच्छा ग्रीन सा गार्डन। बिहार खूबसूरती के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पे ग्रीनरीज भी बहुत होती हैं। और बिहार में मैं पूरी एक राइड की सीरीज़ बनाऊंगा। मैंने बहुत सारे प्लेसेस कवर किए हैं। और बात मैं कर रहा था वानावर्स हिल्स की। तो वानावर्स हिल्स पे जाने के लिए आपको नियर बाय स्टेशन या आप गए आते हैं तो वो भी ठीक है, या पटना आते हैं वो भी ठीक है। पटना से आपको वानावर्स हिल्स का एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पे आप उतर सकते हैं, या तो आप कार बाइक ऑटो किसी से आ सकते हैं। अगर आप गया में आए हैं तो गया से आप वानावर हिल्स के लिए आप ट्रेन, फिर वही वानावर हॉल तक, और फिर वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी लेके जा सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गया में आए हैं तो इन सब जगहों को बिल्कुल कवर करें। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, गया से 20-25 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा। और मैं हूँ बराबर के रास्ते पे, लेकिन ये जो व्यू यहाँ पे मुझे अब बहुत खूबसूरत सा व्यू है। हालांकि मैं मेन रूट से नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे रूट से जाने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे जगहों से जाया जाए जहाँ से लोग अभी तक ट्रैवल नहीं कर पाए हैं वानावर हिल्स के लिए। तो मैंने एक गाँव के अंदर से बिल्कुल नैरो सा रोड, आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल नैरो सा रोड है। मैं इस रोड को लेके वानावर हिल्स की तरफ जा रहा हूँ। और बहुत ही औसम सा व्यू है यहाँ पे। लेफ्ट में आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा बागीचा है, गार्डन आप बोल सकते हो, बहुत बड़ा है। लेफ्ट की तरफ भी बिल्कुल सेम व्यू। अलॉन्ग साइड एक नदी जा रही है। हालांकि बारिश का मौसम नहीं है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, बट बहुत अच्छा व्यू होगा अगर ये मॉनसून का व्यू होगा। और खूबसूरती और हरियाली कहीं भी आपको मिल सकती है। आप कहीं किसी जगह पे राइड करें, और ये होता है किसी भी राइड का सरप्राइज़। और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये एक्चुअली जनरल रास्ता नहीं है। अगर आप राइड कर रहे हैं वानावर हिल्स के लिए, मैंने बिल्कुल एक रास्ते में एक छोटी सी रोड थी जो कुछ गांव से होती हुई जा रही है, मैं उस रोड पे हूँ। नए हैं या पहली बार बिहार में राइड करें तो शायद आपको ये रोड नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल मैप या किसी से आप पूछेंगे तो कोई भी आपको ये रोड बताएगा नहीं। टाइम अभी 9:22 हुए है और आप गर्मी देख सकते हैं कितनी है। इसलिए मैंने आज अपना ग्लव्स भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। जैकेट तो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जब भी आप बिहार की राइड का प्लान बनाते हैं तो या तो विंटर के स्टार्टिंग में या मानसून के एंड में। इवन इन द मानसून इट्स ओके, बट सड़कें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी बिहार की, क्योंकि बहुत सारे रोड्स जो हैं वो ऑफ रोड की तरह हैं बिहार में। मैं हूँ अभी गया पटना हाईवे के ऊपर, और जो बराबर हिल्स के लिए जो रास्ता आ रहा है वो जस्ट आगे की तरफ है इस हाईवे पे। वहाँ पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, आप किसी से पूछेंगे भी तो वो आपको गाइड कर देंगे। इवन गूगल भी आपको इस रास्ते का मैप देगा, जो कि बेलागंज से आगे वानावर हिल्स के लिए जा रही है। बट पीछे का जो रास्ता था वो आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा, गूगल आपको वो रास्ता सजेस्ट नहीं करेगा। राइट की तरफ टर्न हो रहा हो बराबर हिल्स के लिए, ये टर्न आपको बराबर हिल्स के लिए लेके जाएगा। हालांकि मैं सोचा था यहाँ पे कोई साइन बोर्ड होगा, बट एक है साइन बोर्ड जो कि बिल्कुल इनके पीछे छुपा हुआ है, वो मेन रोड से दिखाई नहीं देगा। तो इट्स बेटर आप किसी से पूछ लें, मैप तो आपको सजेस्ट करेगा ही। और इस रोड पे हमें 10 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे वानावर हिल्स।
ये जो पहाड़ी आपको मेरे लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रही है, ये सामने वाली, वो है बराबर हिल्स, और वहाँ आज हमें जाना है। हालांकि देखने में यहाँ से तो बहुत पास लग रहा है, बट इस रास्ते से मुझे अभी 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस और तय करना बाकी है। तो बगल में जो पहाड़ी है वो बराबर हिल्स नहीं है, बट उसके जो स्टोन्स, चट्टान की जो शेप हैं, वो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। ऐसा लग रहा है किसी ने पत्थरों को गोल गोल काट के यहाँ पे स्टैकिंग कर दिया है। तो मैं चलता हूँ, एक बार उनका क्लोज व्यू लेता हूँ, उसके बाद हम अभी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं वो है नदी, और मेरे लेफ़्ट में है हिल, और मैं जा रहा हूँ दोनों के बीच से। काफ़ी डिफ़िकल्ट सा रास्ता ये, और ये है वो हिल्स। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के बाद मैं पहुँच गया हूँ इस पहाड़ के पास। काफ़ी ब्यूटीफुल सा व्यू है इस पहाड़ का, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बाकी के पहाड़ों। सारे चट्टान से वो बिल्कुल सेपरेटली रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे काट काट के इनको स्टैकिंग कर दिया है। तो अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। तभी तक का जो रूट रहा है उसको मैं समअप कर देता हूँ। पहले हमने राइड की गयापटना हाईवे, इस पर मैंने थोड़ी सी राइड की, उसके बाद मैंने गांव के अंदर से रास्ता लिया, फिर लास्ट में मैं फिर से हाईवे पे आया, और उसके बाद वहाँ से एक रोड निकलती है जो बेलागंज और खिजरसराय को जोड़ती है, लिंक रोड। उस रोड पे मैंने 10 किलोमीटर की राइड की, और खिजरसराय पहुँचने से पहले ही आपको एक लेफ़्ट में रोड मुड़ेगी जो कि बराबर हिल्स के लिए आपको लेके जाएगी। टोटल डिस्टेंस गया से मुझे 25 किलोमीटर के आसपास की रही है, और अगर आप पटना से आते हैं तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। पटना से बेलागंज का रास्ता, और उसके बाद 10 किलोमीटर ये लिंक रोड, और 3-4 किलोमीटर का ये कनेक्टिंग रोड। तो आप इसके हिसाब से अपनी राइड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि ये हमारे लिए सारे राइड्स में अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अगर आप बिहार में राइड कर रहे हैं तो ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे जो ट्रैक्टर्स और जो स्मॉल टेम्पो वगैरह हैं उनसे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी किसी जगह पे टर्न हो जाते हैं, वो कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं ट्रैफिक रूल्स का। तो आप जब भी आएँ तो इनका ख्याल रखें, और थोड़ा सा अपने स्पीड पे कंट्रोल रखें। हालांकि अगर कहीं आपको रोड अच्छी मिलती है तो भी आप अवॉइड करें कि हाई स्पीड मैं ना करूं, क्योंकि सामने वाला ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करेगा, और आप फॉलो करेंगे तभी भी आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप बिहार में राइड कर रहे हैं तो रोड रेस, रॉन्ग ट्रैफिक, इन सब चीज़ों का ख्याल रख लिया तो बहुत प्लीजेंट राइड होगी आपकी बिहार में। इस प्लेस का पिलग्रिमेज महत्ता तो है ही, यहाँ पे भगवान शंकर का टेम्पल है, तो यहाँ पे पूजा पाठ तो होता ही है। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यस, ये बिहार का बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। जिनकी कैंपिंग करनी है वो कैंपिंग करेंगे, स्कूल के एजुकेशनल टूर्स होते हैं उनके पिकनिक के लिए, और वो यहाँ पे जंगलों में खाना बनाएंगे और खाएंगे। बहुत आनंद आता है। मैं भी इस चीज़ का लुत्फ़ उठा चुका हूँ 1-2 बार जब मैं बिहार में रहता था तब। और मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल बेस में, और यहाँ से स्टेयर्स लेना होगा मुझे ऊपर जाने के लिए। गर्मी तो अभी बहुत बढ़ गई है, और भी ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले मैं हिल टॉप में जाने की कोशिश करता हूँ। और मैं पहुँच चुका हूँ बराबर हिल्स के नीचे। ये है बराबर सोपान। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिपिक्ट कर रहा है, और मेरे पीछे एक रूट मैप है यहाँ का। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आप चाहे तो इसे रोक के पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी जर्नी। ये जो सामने स्टेयर्स देख रहे हैं, इस स्टेयर्स से मैं ऊपर जाऊँगा। कितने स्टेयर्स हैं मैं आपको बीच में बताते रहूँगा। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो मेरे एक फ्रेंड मिले यहाँ पे, उन्होंने इस गर्मी का ख्याल रखते उन्होंने बोला सर आप ये गमछा ले लीजिए। तो उन्होंने ये अपना गमछा मुझे ऑफ़र किया है इस राइड में मुझे गर्मी से बचाने के लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि जिन्होंने मुझे गर्मी से बचाने के लिए थोड़ा सा हेल्प किया मेरा। तो चलिए मिलता हूँ मैं रास्ते में।
और मैं हूँ बराबर हिल्स के ऊपर, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक केव्स है। यहाँ पे बहुत सारे सीरीज़ ऑफ केव्स हैं, बस इसमें से पहला मैंने यहाँ पे जो लोकल गाइड हैं मैं उनसे थोड़ा सा मदद लूँगा कि थोड़ा हमें हिस्ट्री कवर करा दें। यू नो कि वी ऑल नोस बुक्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप लोकल गाइड से और लोकल जो पब्लिक है अगर आप उससे पूछेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो सर यहाँ पे लोकल गाइड हैं, तो मैं इनसे पूछूँगा कि सर इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताने की कोशिश करें। सर अशोक सम्राट बनाया था अपन शासन काल में, ये 245 ईस्वी है सर, 245 ईसा पूर्व के बना हुआ है। ये पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है सर, और जो पॉलिश है जो सब अशोक समय का है सर। भीतर में पूरे आपको एयर कंडीशन है सर, जितनी गर्मी करेंगे सर उतने ठंडी है, जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी है। ये बाहर में देखिए सर भेल मछली के है। ये गुफा का नाम कर्ण चौपाल। सर ने बोला ये जिसका बाहर का सेफ है वो वेल की मछली, तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप विजुअलाइज कर पाएँ। ये बिल्कुल आप पीछे देखेंगे, इसका जो शेप्स है वो आगे की तरफ थोड़ा सा मोटा, और पीछे जाते जाते बिल्कुल शेप्स इसका चेंज होता है, इसलिए सर ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल वेल की तरह दिखाई देती है। ये अशोक समय की लिपि है सर, जो लिपि ब्राह्मी है, पाली है, शंख लिपि भी है सर, जो अभी मौजूद है। जो चल के देखा जाए, यहाँ देखने के लिए मेन गुफा है। यहाँ कर्ण की गुफा है सर, पहले कर्ण की गुफा है, सुदामा है, लोमस है। दुनिया का पहली गुफा है सुदामा, जो 252 BC, और दुनिया का पहली गुफा मैन मेड। अब बाहर से दिखे सर तो लीक लाइक क्रोकोडाइल है सर, उन्हें सुदामा है, लोमस है, जो लोमस है 241 BC। चलिए पहले कर्ण चौपाल में दिखा जाए। तो पहले हम चलते हैं कर्ण चौपाल में, यहाँ पे देखते हैं। बाकी यहाँ पे 3 गुफाएं हैं और तीनों को बारी बारी से हम विजिट करेंगे, बहुत अच्छा व्यू आने वाला। ये सर लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है, जो लिखा हुआ सर बुद्धि मूल, बुद्धि माने ज्ञान, मूलवत का। यहाँ लिखा हुआ सर मुक्ति, मुक्ति भी पा सकते हैं सर। यहाँ देखिए लिखा हुआ चंचल, ये लिखा हुआ कर, इसको दुनिया ने पढ़ाई नहीं है सर, जो आपको संख्या लिपि बोलते हैं, वर्ल्ड में नहीं भीतर। और ये है गुफा के अंदर का व्यू। हालांकि मेरा साउंड बहुत इको हो रहा होगा, बट ये जो सरफेस देखे वो बहुत ही प्लेन है, बहुत ही चिकनी है। और ये अंदर का व्यू, हालांकि आप मेरा साउंड का इको सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइजी है। और ये एक मेन इंटरेस्ट इस गुफा के अंदर का, सर ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें बताई है और ये बहुत कुछ चीज़ें और बताना बाकी है। मैं बोलूँगा कि आप एक बार फिर से हमें कुछ बताइए। और ये है इस गुफा के ऊपर जाने का रास्ता। मैं एक बार ऊपर से आपका व्यू दिखाता हूँ कैसा आने वाला है। ऊपर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो रॉक का शेप है, इसकी वजह से इसको उन्होंने फिश का नाम दिया, बिल्कुल फिश की तरह। और दूसरी तरफ दूसरी गुफा है, हम उसकी तरफ चलेंगे। और ये जो हिस्ट्री है वो सुदामा गुफा का है। मैं एक थोड़ा सा पिक्चर आपको डाल देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि जो हमारे गाइड हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था, आप उसको एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगा। और यहाँ पे 3 थे, एक कर्ण का गुफा हमने देख लिया, दूसरा यहाँ पे सुदामा का है ये, और जो थर्ड है वो लोमस ऋषि का है। तो अभी हम सेकंड में चलेंगे सुदामा की गुफा में। हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया है, लुक बहुत अच्छा है। इस तरफ से ये क्रोकोडाइल की तरह दिखता है, इसलिए यहाँ से ये क्रोकोडाइल रॉक के नाम से जाना जाता है, और उस तरफ से वो फिश की तरह दिखता है, इसलिए वो शार्क रॉक के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये गुफाएं अभी बंद रहती हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। यहाँ आपको आने के लिए इनका परमिशन लेना होता है। ये अशोक समय की लिपि है सर, जो लिखा हुआ सर लजीना माने राजा के नाम में प्रियदर्शी अशोक की। प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, लजीना कहते थे राजा का। यहाँ देखिए सर लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है सर, ये लिखा हुआ सर बुद्धि मूल। यहाँ देखिए सर ये लिखा हुआ सर क्लेश कांता। और ये है सेकंड गुफा। हालांकि बहुत अंधेरा है, शायद कुछ भी नहीं दिख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अंदर साउंड का इको और भी ज़्यादा है। अंधेरा है तो देखिए कुछ मत करिए, आप सिर्फ सुनने की कोशिश करिए मेरी आवाज़ का इको कितना हो रहा है। तो ये है ब्यूटीज केव्स, बहुत ज़्यादा इको। तो मैं निकलता हूँ केव्स के सेकेंड गेट से बाहर की तरफ।
और ये रहा इसका सेकंड बाहर का रास्ता। और अभी हम चलते हैं अपना जो लास्ट केव है लोमस ऋषि का, उसके अंदर चलते हैं। ये है लोमस ऋषि का गुफा। ये देखिए सर लोमस गुफा है, ये 241 BC बना हुआ सर। देखिए लिफाइन है, स्तूप है सर, क्रोकोडाइल है। ये वुडाइन डिजाइन है सर, एंटालोरा महाराष्ट्र में ही डिजाइन है सर। ये भीतर में इनकम्प्लीट है सर। ये केव्स है, सर का कहना है कि पूरी तरह कंप्लीटेड नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो फिर भी हम अंदर की तरफ चलेंगे और वहाँ से देखेंगे इसके अंदर भी इकोज का तो वही होगा। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा इको हो रहा है साउंड। अगर आपने एक बार आवाज़ निकाली तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स तो वो इकोज हो ही रहा है। तो चलते हैं लोमस ऋषि गुफा के अंदर। ये डराने वाली साउंड उस गेट की है। ये गेट, ये गुफा उस गुफाओं की तरह स्मूथ में देखो, यहाँ पे भी है पर उन सबसे थोड़ा कम है बाकी के केव्स से। तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कवर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी इस बराबर केव्स के बारे में। और थोड़ी सी ऊपर की तरफ हम चढ़ाई करते हैं और ऊपर का जो टेम्पल है भगवान शंकर का, जो कि भगवान सिद्धनाथ के नाम से यहाँ पे फेमस हैं। भगवान सिद्धनाथ की मंदिर की तरफ निकल चुका हूँ मैं। यहाँ से 517 स्टेप्स हैं, नीचे का काउंटेड नहीं है। जो गुफा है उसके बाद आपको 517 स्टेप्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो टाइम और एनर्जी दोनों चाहिए आपको। और ये सामने से हमारा स्टेयर्स चालू हो रहा है। आप हाइट देख सकते हैं कितना स्टिफ है, बिल्कुल स्टिफ। यहाँ से इधर की तरफ हमें जाना है। तो देखता हूँ कितना टाइम मुझे लगता है। एनर्जी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगने वाली है। एटी 80% की क्लाइंबिंग हमारी पूरी हो गई है और मैं एक प्लेन सरफेस पे खड़ा हूँ। यहाँ से आगे का रास्ता बहुत इजी है और बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे वो सेकंड गेट है। वो एक दूसरा रास्ता है जहाँ से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। स्टेयर्स काफ़ी हाइटेड है, काउंटिंग 517। 400 कंप्लीट हो चुकी है। आगे का जो जर्नी है बहुत इजी होने वाला है। और मैं बिल्कुल सिद्धनाथ भगवान भोले शंकर के टेम्पल के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रसाद का शॉप्स, बहुत सारे शॉप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। आप कहीं पे भी रुक के आराम से प्रसाद ले सकते हैं। तो आपको प्रसाद अगर आप नीचे से लाना भूल गए हैं या अपना फूल या जो पूजा का सामग्री अगर आप लाना भूल गए हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, वो आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और मैं पहुँच गया हूँ हिल टॉप के ऊपर। मेरे सामने आप देख सकते हैं भगवान सिद्धनाथ का टेम्पल। और मैं आ गया हूँ भगवान भोले शंकर सिद्धनाथ के टेम्पल के अंदर। जो सामने का गेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा है, बट चलेंगे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद अपना पूजा ऑफर करेंगे। उसके बाद हम नीचे अपना डिसेंट की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं टेम्पल के अंदर। हालांकि ये मंदिर बहुत छोटा है, बट अगर आप पूजा अर्चना और मूर्तियों की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे देवताओं की मूर्ति है। माँ सरस्वती, यहाँ पे माता जी का मंदिर, यहाँ पे दूसरे से टेम्पल्स। और ये है मेन जो भगवान सिद्धनाथ का जो शिवलिंग है वो यहाँ पे है। आपको हमेशा हाइट का ख्याल रखना होगा क्योंकि ये बहुत सरकरी टेम्पल है। और ये यहाँ पे जो अमर ज्योति हमेशा जलती रहती है। और ये यहाँ से उनका जलाभिषेक जो कंटिन्यू राउंड द क्लॉक। और ये है यहाँ पे बाबा सिद्धनाथ का शिवलिंग। और ये जो दीपक आप देख रहे हैं वो हमेशा जलते रहते हैं।
कभी भी ये बूझती नहीं है, 24/7 365। और ये इनका जलाभिषेक कंटिन्यू। और ये है ये शिवलिंग। बहुत से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारे यहाँ पे जो फूल माली देते हैं वो हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से थोड़ी सी जानकारी मुझे दी है इस टेम्पल के बारे में। हालांकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। जब सावन का महीना होता है तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस छोटे से मंदिर में सर्वाइव कर पाना उनके लिए। और यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और ये है बाहर का व्यू। इस तरफ भी बहुत सारे स्टैचू हैं। व्यूज़ यहाँ भी बहुत अच्छा है। सामने की तरफ खुला मैदान और वो फल्गु रिवर दूर में, जो कि अभी बहुत कम पानी है उसमें। अगर आप बरसात के मौसम में आएंगे तो वहाँ पे बहुत पानी होता है। और इस हिल टॉप के आके आपको बहुत शांति मिलेगी। आप और इस गर्मी पे राहत के लिए मुझे इस हिल टॉप पे अंकल जो कि खीरा और चना सब कुछ दे रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आते हैं तो पता है कि आपकी एनर्जी कितनी डाउन हो जाएगी। और ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप अपने आप को रिस्टोर कर सकते हैं आगे की जर्नी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत मैं थैंक करना चाहूँगा इन अंकल को, जिनकी वजह से मेरी एटलीस्ट मेरी एनर्जी तो वापस फिर से आ जाएगी, ताकि मैं आराम से उतर पाऊँगा नीचे की ओर। और ये है नौका विहार, जहाँ पे आप मानसून के टाइम पे आते हैं जनरली, तो यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बट अभी बहुत ज़्यादा हीट है और वाटर भी ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गया है। और अभी मैं हूँ पाताल गंगा के पास। ये डिटेल्स है इसके बारे में। और पाताल गंगा का ऐसा कहा जाता है कि जो वाटर स्ट्रीम आ रही है वो कहाँ से आ रही है किसी को पता नहीं है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये पाताल से आ रही है और हमेशा हर महीने हर टाइम आती है, इसलिए से पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ पे और मैं कोशिश करूँगा उस एरिया को दिखाने का जहाँ से स्ट्रीम आती है। ये तो आगे इन्होंने थोड़ा सा पॉन्ड का निर्माण किया है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जा सकता है। और ये सेकंड पॉन्ड, और वो जो रास्ता दिख रही है वहाँ से वो पानी आती है। मैं आगे कोशिश करूँगा जाके दिखाने की। और ये मैं पाताल गंगा की खोज में थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ शायद इस तरफ मुझे कहीं पे दिख पाए वो पानी कहाँ से आ रहा है। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है ये। मैं सारे स्टोन्स के ऊपर से आ रहा हूँ। ये देख सकते हैं वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वाटर दिखाई देगा अगर आपको दिख पा रहा हो तो। और ऐसे ही ये बिल्कुल अंदर की तरफ से पानी आती है। किसी ने आज तक देखा नहीं है कहाँ से पानी आती है, इसलिए से पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। और पूरे हिल टॉप पे क्लाइंब करने के बाद उसका फिर से नीचे आने के बाद मैं फिर से दोबारा पाताल गंगा के पास खड़ा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी थी। मैं सोचा यही एक जगह है जो मुझे इस गर्मी से थोड़ी राहत दिला सकती है। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा देर बैठा, कुछ और लोगों से बात की, बहुत मज़ा आया। तो आज की राइड में बस इतना ही। और ये बिहार की मेरी राइड कंटिन्यू रहेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। मिलेंगे बिहार के किसी खूबसूरत जगह पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।